हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे रीट के बारे में, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रीट में जरूर इन्वेस्ट करें। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं रियल इस्टेट में, पर आपके पास अधिक पैसे नहीं हुए, तो आप उसके लिए क्या करें। तो ये रीट बहुत अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है कि आप कम पैसे में कितने आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको 2 लाख से 3 लाख की इससे शुरुआत होती है और अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी आप पा सकते हैं। जिस तरीके से शेयर मार्केट में कितने आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्या रहता है, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्टली कितने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मीन्स एक थ्रू मीडियम के थ्रू करती है। उसी तरह रीट में सेम प्रोसेस होता है कि आपका पैसा आप पाएंगे रीट के पास, वो रीट आपका इन्वेस्ट करेगा, वो कितने फाइनेंस इन्वेस्ट करेगा आपका मार्केट में, आपको कितने बाइंग सेलिंग के लिए करेगा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को। वो फिर होने के बाद आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, आपके जितने आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपके टोटल इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें आपको हर साल डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड किस तरीके के होते हैं, हर साल वो क्यों मिलता है, किस तरीके से रीट वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली जिस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि वो कहते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, यहाँ से पैसे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसी तरीके से रीट भी काम करता है। रीट क्या करता है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है या कंपनीज है, उनसे पहले पर पैसे ले लेता है। टोटल पैसे जनरेट होने के बाद वो क्या करता है, उस पैसों से कितने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। जैसे कुछ होटल हो गए, मॉल हो गए, या ऑफिशियल स्पेस हो गए, कमर्शियल स्पेस हो गए, या आईटी पार्क हो गए, ये सारे जगह वो इन्वेस्ट करके उनको खरीद देता है। फिर उससे जो रेंट आते हैं, मतलब कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको या ऑफिस स्पेस से ले लिया तो किसी को दे दिया वो ऑफिस स्पेस, तो वहाँ से जो रेंट आएंगे वो कितने हैं, सारे रेंट को जब साल भर में टोटल निकाल लेता है तो अपने जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें डिविडेंड बांट देता है हर साल। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को, कंपनीज को, डिपेंड करता है कितना किन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका रेंटल है, तो ये किसे इक्विटी रेट कहेंगे। तो दूसरा हमारा होता है आपका मॉर्टगेज रेट। बेसिकली इसमें सेम टू सेम प्रोसेस होता है। जैसे कहते हैं आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर करता है, कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है रेट में। रेट वो पैसा कहते हैं यहाँ पे कितने रेंट की तरह देने की कंपनी खरीदने के लिए नहीं करता है कि कोई ऑफिस स्पेस खरीद ले। वो क्या करता है, वो लोन प्रोवाइड करता है अलग इन्वेस्टर को। जैसे कहते हैं कोई किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि अपना मॉल खरीदने के लिए उसे लोन चाहिए, या किसी को ऑफिस स्पेस के लिए लोन चाहिए, या किसी को कहते हैं आईटी पार्क बनाने के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन प्रोवाइड करता है। उस लोन का कहते हैं क्या रहता है, उसको लोन तो प्रोवाइड कर, जब क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो जो ईएमआई के फॉर्म में जो इंटरेस्ट आता है वो क्या करता है, अपने जो जिनसे लिया है पैसा, जैसे आपसे हो गया, इंस्टीट्यूशन से हो गया, कंपनी से हो गया, उनको डिविडेंड के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो वो डिविडेंड जो आपके रहते हैं किस फॉर्म में आपके आ रहे हैं, आपके ईएमआई के फॉर्म में आ रहे हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको मॉर्टगेज रेट कहते हैं। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी आता है जिसे हमें हाइब्रिड रेट कहते हैं। हाइब्रिड रेट में क्या रहता है कि आपका बाइंग के लिए भी देगा, सेलिंग के लिए भी देगा, रेंटल के लिए भी चढ़ाएगा, और साथ में लोन भी प्रोवाइड करेगा, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे प्रोसेस हाइब्रिड में तो आपको मिक्सअप मिलेंगे, और इसमें हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान हो। रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेते हैं। सेबी ने एक रूल लाया था 2014 में, उसके हिसाब से रेट्स जो है आपकी रजिस्टर होनी चाहिए ऐसे ट्रस्ट। आप उसे कंपनी के नाम पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, सेबी ने कहते हैं हर रेट को बोला था कि उनके साथ रजिस्टर होने के लिए आप बिना रजिस्टर सेबी के साथ वो काम नहीं कर सकती हैं। और कहते हैं आपको स्टॉक मार्केट उससे लिस्ट होना पड़ेगा कि उसे आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। और तीसरा चीज जो है, उसका एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल एसेट वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, आपका कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी से रहना चाहिए, जिसका लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 साल का तो रहना ही चाहिए। और उसका मैक्सिमम 20% जो बचा हुआ है वो आपको कहाँ से आना चाहिए। पहला क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, उसमें क्यों लॉक इन पीरियड देखें तो 3 साल का रहना चाहिए, और जो 20% का 10% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रह सकता है। और अगर हम देखें तो आप किसी कंपनी को जो लिस्टेड है, नहीं लिस्टेड, उससे आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, डेब्ट दे सकते हैं। तीसरा क्या है, आपकी जो स्टॉक मार्केट में जो रियल इस्टेट की लिस्टेड कंपनी है, अगर उनका 75% रेवेन्यू कहते हैं रियल इस्टेट से आ रहा है तो उसे भी आप लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं, जो आपका बचा हुआ 20% में से है। और तीसरा क्या है, आपकी जो अनलिस्टेड कहते हैं एफएसआर है, टीडीआर है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स और ट्रांसफर डेवलपमेंट इंडेक्स राइट जो है आपके, ये कहते बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकती है रेट्स। और तीसरा क्या है, आपका कैश और मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती है।
या आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, या आपके मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकती है। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं। बेसिकली ये आपके बैकएंड लैंड और एग्रीकल्चर लैंड पे कितने हैं ये इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर्टी लिंक्ड हो तब ये कितने आप ले सकते हैं, पर कितने जो खाली जगह हो एग्रीकल्चर लैंड हो वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और आपके जो कितने जो अब जो पैसे जो रीट आपको प्रोवाइड करेगी, मतलब कि जो 75% आपका जो अमाउंट रहेगा वो रीट कैसे प्रोवाइड करेगी आपको, कितने हैं इस तरीके जो आपका रेंटल इनकम हो या कितने आपके सेलिंग से करता हो तो 75% आपको प्रोवाइड करेगी। 75 में कितने हैं, जैसे रेंटल इनकम आपको आए तो डिवाइडेंड के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेगी, और जो रेंटल मिल रहा है उस रेंटल में से 75%, जो 25% तो कुछ भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट के हिसाब से दे या कुछ भी दे डिवाइडेंड के फॉर्म में, पर जो 75% वो रेंटल के हिसाब से रहना चाहिए। रेंटल क्यों? क्योंकि इससे आपका रिस्क फ्री हो जाता है पूरा। मेन चीज कितने रेंट आएगा तो वो आपका रिस्क फ्री है ही, कितने जरूरत नहीं है कि आप कुछ और भी तरीके से करना है। अब इस कंपनी को बेसिकली जो एक रीट्स है वो दूसरे रीट्स कंपनी को जो रीट्स दूसरी है उससे कितने हैं लोन नहीं दे सकती है, ना कितने उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अब इसके डिवाइडेड के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से देता है। अगर किसी प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट आ रहा है या कितने वो प्रॉपर्टी मान लीजिए कितने इंटरेस्ट आ रहा है या कितने उसमें आपका रेंट आ रहा है वापस, तो उसका 90% जो शेयर रहते हैं वो कितने हैं रेट्स को शेयर करने पड़ते हैं अपने जो आपसे या कितने जो आपने जिन्होंने लिया है कंपनी से उनको वापस देने पड़ते हैं। और अगर किसी प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी में जो पैसे आ रहे हैं तो उसका 90% अमाउंट कितने शेयर करना पड़ेगा, कितने आपके इन्वेस्टर से या आपसे या कितने जिन कंपनी ने लिया है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर वो कितने दोबारा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है रिट्स तब। और इसके बेसिकली 6 महीने में हमेशा कितने आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है, हर 6 महीने का रूल्स है रेगुलेशन। तो पब्लिक ऑफर के बारे में जान लेते हैं। टोटल एसेट वैल्यू ऑफ द रीट कितने रहने चाहिए, 500 करोड़ से ऊपर रहने चाहिए। जो आपने आईटी पार्क, कमर्शियल स्पेस या मॉल में इन्वेस्ट किए हैं टोटल म्यूचुअल फंड किस हिसाब से, उसका 500 करोड़ रुपए के अमाउंट रहने चाहिए। और मिनिमम पब्लिक फ्लोट कितने रहने चाहिए, आपका 25% रहना चाहिए। जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका 25% पब्लिक को मिलना चाहिए। मिनिमम अमाउंट कितने रहने चाहिए, जो आपको इशू साइज रहना चाहिए वो 250 करोड़ का रहना चाहिए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रहना चाहिए, एक एप्लीकेंट 2 लाख तक का करना चाहिए, उससे अधिक भी कर सकता है, डिपेंड करता है। और आपके कितने जो ट्रेडिंग लॉट रहते हैं वो 1 लाख के रहते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो एक लॉट जो रहेगा 1 लाख का रहेगा। 1 लाख रुपए आप बाई और सेल कर सकते हैं। और इसके जो सब्सक्रिप्शन रहेंगे वो 200 रहने चाहिए। उसके बाद ही सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन जब रेडी हो जाएंगे तब सेबी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपके को शेयर मार्केट में लिस्ट कर देगा। आप अपने एनएससी या बीएससी में आप उस अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो जान लेते हैं। पहला क्या है आपका लो एंट्री पॉइंट एंड हाई वॉलेटिलिटी। आपकी कितनी इसमें एंट्री पॉइंट बेसिकली आप 2 लाख से शुरू कर सकते हैं। आपको मार्केट में बहुत लिक्विडिटी मिल जाती है। लिक्विडिटी मीन्स आपके कितने कभी मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप बाई और सेल कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको बायर मिल जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली आपको एक्सपोजर मिल जाता है कमर्शियल रियल स्पेस में कि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। जैसे आपका कमर्शियल स्पेस में हमने देखा कि आईटी पार्क, मॉल कितने हैं कमर्शियल स्पेस यहाँ पे टोटल इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ जगह से आपको रेंट भी मिल रहे हैं, तो ये टोटल डाइवर्सिफिकेशन है। थर्ड क्या है आपका लेसर रिस्क। बेसिकली जैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर डिले का रिस्क हो जाता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बायर और सेलर ढूंढना पड़ता है। पर रीट में इतना अच्छा फायदा है कि आपका 80% जो अमाउंट रहता है वो कितने हैं इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट में इंट्रोड्यूस होता है। जो प्रॉपर्टी रहती है वो आपको 80% इनकम तो प्रोवाइड ही करती है, वो तो गारंटी रहती है। और तो हमारा फोर्थ पॉइंट है गुड एंड स्टेबल रिटर्न। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि आप कितने हैं जो रेंटल पाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो 7 से 10% रहता है, और प्लस आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। जो मार्केट जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल तो बढ़ती रहती है, वो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक ग्राफ रहता है जो फ्लक्चुएट करता रहता है, पर इसका ग्राफ एकदम सिंगल स्टेट रहता है, तो इसमें आपको कोई रिस्क की जरूरत ही नहीं रहती है। अब इसका बेसिकली आपका रहता है ट्रांसपेरेंट रहता है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है। मीन्स आपका जो सेबी रहता है वो रिस्क को बोलता है कि आप हर चीज ट्रांसपेरेंसी रखो। मीन्स क्या क्या एवरेज रेंट जा रहा है, क्या बाइंग एंड सेलिंग रेंट है, क्या आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, क्या वो ऑक्यूपेंट है कि नहीं, मतलब रूम भरा है कि नहीं, या कितने वो टेनेंट्स है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है आपके साइट पे। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा ट्रांसपेरेंसी जो प्रोफेशनली मैनेज रहता है। जिस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड हर प्रोफेशनल मैनेजर उसे मैनेज करता है कि वहाँ किस स्टॉक में आपको लगाना चाहिए, उसका टोटल मार्केट रिसर्च करता है, उसी तरीके से रिट्स में भी कितने जो मार्केट रिसर्चर रखा जाता है जो प्रोफेशनली मैनेज करता है किस कमर्शियल प्रॉपर्टी में कितने इन्वेस्ट करना कितना अच्छा रहता है, किसको लोन पे दे सकते हैं, वो टोटल मार्केट रिसर्च करता है। फिर उसके बाद आपके कितने पैसों को कितने वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं।
तो ये सब आप रिट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी रिट्स का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप कम इन्वेस्टमेंट में 2 लाख से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे, पर यहाँ पे आप 2 लाख से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लाख में ही आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहे हैं। अगर रिटर्न सेफ भी है हर हिसाब से, आपको अधिक मेंटेनेंस रिपेयरिंग चार्ज भी नहीं देने पड़ रहे हैं, सब चीज़ रिट्स उठा रहा है, केवल आपको अपने पैसे लगाने हैं और अच्छे रिटर्न पाने हैं। तो रिट्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।